गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, बोला गया था आपसे, मैंने बोला था कि मैं साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी। इसमें से आज शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान से। देखिए, ये बुक है एनसीईआरटी, ऊपर लिखा हुआ है क्लास 6 to 12 सार संग्रह 2020। थोड़ा पुराना एडिशन है लेकिन क्वेश्चंस तो वही होते हैं। बुक का नाम है महेश कुमार वर्णवाल। तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के पढ़ेंगे। आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक इसका मिलेगा, एक इसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी इसको शुरुआत करते हैं। और देखिए, अभी हमारे पास टाइम कम है, 1 ही महीना है ना। तो आप अगर सोचो कि मैं इन सबको पूरी तरह से एकदम बताऊं कि शक्ति क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो फिर 1 महीने कम पड़ जाएंगे। हमें क्या करना है, बस इसको याद करना है। अपने नंबर ही तो लेके आने हैं ना। 35 में से 35 का टारगेट है, 32 भी ला सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बाकी आपको एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है वैसे ही याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। फिजिक्स का पार्ट है, शुरू करते हैं। अभी इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पार्ट होगा। चलिए फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। लिखा है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है। आंसर है 7 मूल भौतिक राशियाँ। अब इसमें समझ लीजिए, कुछ राशियाँ होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं और कुछ होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। 2 तरह की राशियाँ होती हैं, एक मूल राशियाँ और एक होती व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं, ये लिखी हुई हैं 7। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये लिखी हुई हैं। ऐसे ही होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जो इनसे ही मिलके बनी होती हैं, जैसे मीटर पर सेकंड होती है, मीटर और सेकंड को मिला के बनती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वो वाली नहीं, ये कौन सी है, मूल भौतिक राशि है। क्वेश्चन आता है कि ये कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता। इसमें से देखिए, ज्योति तीव्रता जो है ये भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों में आ रही है। इसका आपको मात्रक ऐसे ही याद करना है। इसका जैसे कि हमें पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो उसमें कुछ समझना नहीं है, याद ही तो करना होता है ना। वही है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है ल्यूमेन या फिर स्टेरेडियन। क्या होता है इसका मात्रक, ल्यूमेन या स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे कुछ एडिशन जानकारी दी है। वायुमंडल में ओजोन परत। ओजोन परत जानते हैं आप लोग, हमारे वायुमंडल में है, जो यूवी रेस से क्या करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है ना। वही है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने का एक मात्रक होता है, और वो मात्रक क्या होता है, डॉप्सन होता है। ठीक है, उसकी मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। चलिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब नापने का मात्रक होता है बार। वायुमंडलीय जो दाब होता है वो हम किस में नापते हैं, बार में नापते हैं। ठीक है, चलिए शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। शक्ति का मात्रक वॉट। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। एमकेएस प्रणाली, कुछ प्रणालियाँ होती है ना, जैसे ये एमकेएस प्रणाली लिखा हुआ है, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ऐसे सीजीएस प्रणाली भी होती है, तो इसमें इसका त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रहेगा। आगे कुछ लिखे हुए हैं, लंबाई का मात्रक आपको पता है, मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है और एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी मोल, इसको किससे डिनोट करते हैं, MOL, मोल लिखते हैं। ज्योति तीव्रता ऊपर आया था, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडला, CD। देखिए ऊपर देखिए लिखा है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये भी होता है ल्यूमेन और स्टेरेडियन। ठीक है, और सेम ज्योति तीव्रता ये भी है, इसका मात्रक क्या होता है, इसमें लिखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडला, इसको CD से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीधे सीधे बस याद ही करनी है, तो आप इसको कई बार पढ़ेंगे घर पे
तो याद हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे आपको, अभी एक व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, उस पर भेज देंगे, आप लोग उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है 1 किलोग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? बार के। ये किसका मात्रक होगा? वायुमंडलीय दाब का। देखिए ऊपर पढ़ा था, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है, ठीक है। अगर उसको ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 किलोग्राम/सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आ गया 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? चलिए ये बता देते हैं थोड़ा, एक सेकंड। आपके पास पेन हो तो आप लोग लिख लीजिए, ऐसे कहीं पे लिखिए, मिली, हिंदी में ही लिख लीजिए, मिली फिर कॉमा माइक्रो, मैं बोल रही हूँ, लिखते नहीं बन रहा है, आप लिखिए मिली माइक्रो नैनो फिर पीको, ऐसे लिख लीजिए, मिली माइक्रो नैनो पीको, कहीं भी ऐसे मिली माइक्रो नैनो नैनो और फिर इसके आगे पीको, ठीक है। चलिए ये मेरा खो गया था पहली बार वीडियो बन रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी ऐसे ही, ठीक। आप लोगों ने लिख लिया मिली माइक्रो, हिंदी में लिखिएगा, नैनो और फिर उसके आगे पीको आप लिख लेंगे। उसके नीचे लिखिए 3, मिली के नीचे 3, माइक्रो के नीचे 6, 3 6 9 और 12, मिली माइक्रो नैनो पीको, इसको बोलेंगे 3 6 9 12, ऐसे एक बार बोलिए, मिली माइक्रो नैनो पीको 3 6 9 12। अगर आपको कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितना होता है तो यहाँ आ जाएगा 10⁻³ ठीक है। माइक्रो में पूछे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6, नैनो में पूछे तो 10⁻⁻9, अगर पीको में पूछे तो 10⁻⁻12, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। एक बार बोलिए मिली माइक्रो नैनो पीको 3 6 9 12, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 ग्राम के, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है? इसको ऐसे ही याद करिए, ठीक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक अलग होता है, ऊपर पढ़ा था ना, बार, और ये किसका है? ये दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल। चलिए और फिर लिखा है बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन/सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है, पर नहीं लगा हुआ है, न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। चलिए आगे है पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? वैसे सबसे दूरी बड़ी आपको लगता होगा प्रकाश वर्ष है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी एक दूरी है और वो कौन सा है? पारसेक है। और सबसे छोटी दूरी फर्मी होती है, ठीक है। 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है केवल वही रहेंगी, क्योंकि इसमें 12th तक का है, बाकी स्किप कर देंगे। लिखा है एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, एंगस्ट्रॉम द्वारा तरंग दैर्ध्य नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तरंग दैर्ध्य। एक अश्वशक्ति या फिर हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? अभी बोला था ना मिली माइक्रो नैनो पीको, तो माइक्रो में कितना आ रहा था? 3 6, मिली माइक्रो तो 3 और 6 आ रहा था ना, तो 10⁻⁻6 मीटर। अब वो सेंटीमीटर में हो गया तो पावर कम हो गई है, और मिली में पूछा जाए तो देखिए 10⁻3, 3 आया ना, तो वही है मिली माइक्रो नैनो पीको 3 6 9 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता को मात्रक है, अच्छा का मात्रक है, ओम मीटर है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेबस से थोड़ा आगे है। रेडियन तथा स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? ये पूरक मात्रक हैं। चलिए अब ये याद कर लीजिए, दूरबीन की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूरोटोमीटर का। किसका? जो दूध होता है ना, उसमें जो फैट होता है वो जब मापा जाता है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? ब्यूरोटोमीटर का। ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लेक्सीमीटर का। प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो किससे मापते हैं? लेक्सीमीटर। ऐसे ही याद करना है आपको, इसमें कुछ है नहीं समझाने का। ठीक। आगे, समतल कोण या घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां हैं। ये न भी याद करें तब भी चलेगा। ये आपके बुक में भी है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। जो डॉक्टर लिए रहते हैं ना, कान में लगाते हैं, वही है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। ठीक। देखिए, आपको पता है सदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है? दिशा की भी। और अदिश राशियाँ जिनमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए, ये कुछ राशियाँ हैं जिनमें आपको दिशा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कुछ राशियाँ हैं जिनमें आपको दिशा की ज़रूरत पड़ेगी। आप इनको ऐसे याद कर लीजिए। सदिश राशियाँ हो गई बल। बल किस दिशा में लगाया जा रहा है तो दिशा की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए बल कैसी सदिश राशियाँ। विस्थापन, विस्थापन के लिए भी हमें देखिए, दूरी कैसी है? अदिश राशि है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न में नहीं रहिए। अदिश राशि में क्या आ जाएगा? दूरी। और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन जानते हैं आप लोग? पढ़ाया गया है इस क्लास में। चलिए, वेग, जितनी भी चाल वाली चीज़ें आएंगी ये सारी किस में आ जाएंगी? सदिश राशियों में। जैसे देखिए, बल हो गया। चाल मतलब अभी ये चाल से इधर मत आइएगा कि चाल इधर हो गई। चाल अदिश राशियाँ हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग लग रहा है ना कि मूवमेंट हो रहा है, वो वाली चाल को छोड़कर यहाँ पे देखिए, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, जिनमें ये आएगी वो सब कैसी हो जाएंगी? सदिश राशियाँ। कौन कौन सी हैं? बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग, वेग, संवेग और कोणीय वेग, सारी कैसी हैं? सदिश राशियाँ हैं। त्वरण सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता ये सदिश राशि है। और विद्युत तीव्रता ये भी कैसी है? सदिश राशियाँ। ये लास्ट के दो ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिए, अच्छी चीज़ है। आगे लिखा है अदिश राशियाँ। अदिश राशि कौन कौन सी हो गई? दूरी, विस्थापन नहीं है। अदिश राशि कौन सी है? दूरी। चाल, चाल है अदिश राशि, जबकि वेग, संवेग, कोणीय वेग ये सब कैसी है? सदिश राशियाँ हैं। आ जाइए द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है ना, इसमें कहीं दिशा की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, तो ये कैसी है? अदिश राशि है। आयतन, आयतन में भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय, किस दिशा में समय लगा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है, इसलिए समय भी कैसी है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। घनत्व अदिश राशि है। और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। अदिश राशियाँ: दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। ठीक है। चलिए सदिश राशियों में आते हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक है। चलिए हमारा यहाँ तक हो जाता है। ये आपको पता होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये भी रहने देते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। मनुष्य जब नदी किनारे नाव के बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। पढ़े हैं आप लोगों ने नियम, ये तीनों पढ़े हैं ना। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव के बाहर कूदता है तब नाव पीछे किस ओर होती है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। बल की परिभाषा भी है, कहीं कहीं आती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन के प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। प्रक्षालन या वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है?
वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय। आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? आप लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा है, वही है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक चीज़ और समझते चलिए, दो फोर्स होते हैं, दो बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ऊपर लिखा हुआ है अपकेंद्रीय बल। देखिए, जब बल बाहर की ओर लगे, एक सर्कल से बाहर की ओर जा रहा हो ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। और जब फोर्स कहाँ को लगे? अंदर को लगे, अंदर ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसमें क्या आ जाएगा? अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय बोलेंगे। और इसमें कौन सा लगेगा? अपकेंद्रीय। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रीम निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं, तब मशीन घूमती है ना, तो क्रीम अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाती है, तो वो मशीन ऐसे उल्टा घूम रही होती है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल, जब बाहर की ओर बल लग रहा है। और ये होता है अभिकेंद्रीय बल। देखो, ये वाला है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब अंदर की ओर बल लग रहा है, ठीक है, सारी ओर से किसकी ओर बल लग रहा है? अंदर की ओर। कोई ऐसी गति हो रही है कि अंदर की ओर लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। और जब बाहर की ओर होगा तो बोलेंगे अपकेंद्रीय। अब यहाँ बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। देखिए, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे नीचे, तो बताते चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। जैसे कि देखिए, नीचे भी होंगे। ये लिखा है, ग्रही पिंडों की परिक्रमा गति, यानी जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जो फोर्स लगता है वो कहाँ को लगता है? अंदर की तरफ लगता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और लिखा है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना। जब दूध मथते हैं तो उससे क्रीम अलग होती है ना, आपने अपने घरों में देखा होगा, दही जमा के फिर वो अलग किया जाता है घर पे, तो वो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। उसमें बल किधर की ओर लगता है? बाहर की ओर। जब भी कभी बाहर की ओर लग रहा है, कोई चीज़ अलग हो रही है, तो बाहर की ओर लगेगा, और ये बाहर की ओर लगेगा, तब कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल। और अंदर की ओर लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल। सेम ऊपर था, क्या लिखा है? जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किस पे काम करती है? ये काम करती है अपकेंद्रीय बल पे, ठीक है। इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? बाहर की ओर, ठीक है। चलिए आगे लिखा है, ये तो पढ़ा ही चुके हैं। अब न्यूटन के गति के नियम हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, तो सिर्फ ऐसे देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है, तब वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाबल आरोपित ना किया जाए। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। या फिर अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर क्या ना कर दिया जाए, कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये होता है गति का प्रथम नियम। इसको आप लोगों ने देखा होगा, जब आप गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी कैसी होती है? गतिमान अवस्था में होती है, चल रही है, लेकिन जब ब्रेक लगता है ना, तो ऐसे आगे की ओर बॉडी झुक जाती है, क्योंकि वो जो कोई भी एक पिंड है, अब आप बैठे हैं गाड़ी पे तो आप भी एक पिंड की तरह कार्य कर रहे हैं। आपकी जो बॉडी है वो क्या सोचेगी कि मुझे बस अभी गतिमान अवस्था में ही रहना है, लेकिन ब्रेक लग गया ना, तो बाहरी एक फोर्स लग गया, तभी वो आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है द्वितीय नियम। वैसे आप ये नियम शायद पढ़ चुके होंगे पहले भी, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। देखिए कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको, F बराबर ma, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है?
F बराबर ma। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। इसको ऐसे ही याद करिए। आगे लिखा है तृतीय गति का नियम। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है आप लोगों ने। आप दीवार पे जितनी ज़ोर से धक्का मारेंगे उतनी ज़ोर से आपके हाथों में भी लगेगा, है ना। तो वही लिखा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को किसका नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का। जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव के बाहर कूदता है, जब वह नाव के बाहर कूदेगा तो पानी की तरफ फोर्स लगेगा और उतना ही फोर्स पानी पीछे की तरफ लगाएगा। इसलिए जो नाव है वो किसकी ओर हट जाती है? पीछे की ओर हट जाती है। आप जितना फोर्स आगे लगाएंगे सेम उतनी ही क्वांटिटी में उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। इसे ही क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए ऊर्जा संरक्षण में आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? देखिए सीधा सीधा है, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आप ना ही एनर्जी बना सकते हैं और ना ही इसे पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। ये एक तरह से दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ना तो ये नष्ट हो सकती है और ना ही आप इसको बना सकते हैं। वही लिखा है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? पता है आपको? वायु के घर्षण के कारण। जब होता है ना पुच्छल तारा आप लोग देखते हैं, वो जलता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? इसी वजह से वायु में जो घर्षण होता है वो उसको रोकने का काम करता है और वो पिंड अपनी तरफ पृथ्वी की तरफ आने का कोशिश करता है, तो एक रगड़ लगती है, घर्षण लगता है, ठीक है, वही उसको रोकने का कार्य करता है। और वो कैसा लगता है? जैसे कि वो जल उठता हो। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति अभी बताया किस प्रभावी बल के कारण होगी? जो पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं उनमें कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल। ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ, विंड कहते हैं। इसको छोड़िए आप। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जरूर याद कर लीजिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तब फिर दे देंगे। आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट हम भेज देंगे, उसमें से पढ़ लीजिएगा, वरना स्कूल में भी दे दी है PDF, उसमें से देख लीजिए। लेकिन हम दे देंगे आपको, ये इसकी स्क्रीनशॉट दे देंगे, तो एक बार अच्छे से घर पे पढ़ के याद करना है आपको, लाइन टू लाइन। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं, बंद करते हैं इसको।